जो है आईएएस के पाठ्यक्रम के अनुसार नीति शास्त्र, आज के वीडियो को नीति शास्त्र के रूप में इथिक्स वीडियो बनाएंगे। तो इस इथिक्स में हमने नीति शास्त्र के विषय प्रवेश को कल पढ़ा दिया था। कल विषय पर नीति शास्त्र का विषय प्रवेश पढ़ा दिए थे, इंट्रोडक्शन बता दिए थे। और ये आईएएस में अगर कोई नीति शास्त्र में बढ़िया सवाल नहीं लिखेगा तो आईएएस में मेरिट बनाने में कठिनाई होगी, इसीलिए नीति शास्त्र पर विशेष जोर देना चाहिए। तो आइए आज चलते हैं नीति शास्त्र के विषय प्रवेश को। हमने बता दिया था कि नीति शास्त्र क्यों जरूरी है। तो अब आइए नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो नीति शास्त्र के जो है रूप जो है या नीति शास्त्र की जो रूपरेखा है उसमें नीति शास्त्र की परिभाषा, तो परिभाषा इनका जानिए क्या है। नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो नीति शास्त्र को इथिक्स जो है, यह इथिक्स ग्रीक शब्द है। एथिक्स जो है ग्रीक शब्द है, जानना जरूरी है। एथिक्स ग्रीक शब्द है और यह इथिका शब्द है। इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो इथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। तो ये जो है इथिक्स है, ग्रीक शब्द इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है और इस इथिका का मतलब होता है रीत, प्रचलन, आदत। इसे नीति विज्ञान साइंस ऑफ मोरलिटी, मोरलिटी भी कहा जाता है। साइंस ऑफ मोरलिटी भी कहा जाता है। तो समझ गए, इथिक्स ग्रीक शब्द है और यह इथिका से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन, आदत। इसे नीति विज्ञान, साइंस ऑफ मोरलिटी भी कहा जाता है। मोरलिटी शब्द जो है, मोरलिटी शब्द की उत्पत्ति। अब मोरलिटी शब्द की उत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स से हुई है। MORES, मोर्स से हुई है। तो पहले तो आप जाने कि इथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है रीति, प्रचलन, आदत। इसे नीति विज्ञान, साइंस ऑफ मोरलिटी भी कहा जाता है। इसको साइंस ऑफ मोरलिटी भी कहा जाता है, नीति विज्ञान कहा जाता है। और मोरलिटी शब्द की व्युत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। मोर्स का भी अर्थ होता है
मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। हो गया। तो आप जब उसके विषय पर में इसमें घुसे हैं तो क्यों जरूरी पड़ी। आज अब इसके परिभाषा को जान जाइए कि इथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। इसे नीति विज्ञान, साइंस या मोरलिटी भी कहा जाता है। मोरलिटी अब शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। तो अगर आईएएस के परीक्षा में पूछ दे कि नीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए बताइए कि एक कुशल प्रशासक के लिए नीति शास्त्र की क्या आवश्यकता है, इस पर 150 शब्द में लिखिए। तो जब आप परिभाषा जानिएगा तभी न एक कुशल डीएम, कुशल एसपी के लिए आप लिखिएगा कि मोरलिटी की क्या जरूरत है प्रशासन में। तो इसलिए परिभाषा जानना अति आवश्यक है। एथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से हुई है और जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन, आदत। इसे साइंस या मोरलिटी भी कहा जाता है। और मोरलिटी शब्द की व्युत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। तो इतना आप जान गए तो आप इसकी परिभाषा को लिखते हुए आगे प्रशासक के लिए आवश्यक क्यों है लिख सकते हैं। तो आइए आगे चला जा। एथिक्स शब्द जो है इथिका से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। इथिका जो है ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन, आदत। इसे नीति विज्ञान, साइंस या मोरलिटी भी कहा जाता है। मोरलिटी शब्द की व्युत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स का भी अर्थ होता है प्रचलन या रीति। तो आप इसको तो आपके स्मरण में आ जाएगा। तो आगे आइए चला क्या होता है। अब जब जान गए कि इथिक्स ग्रीक भाषा इथिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। इसे साइंस या मोरलिटी कहा जाता है। मोरलिटी जो है शब्द की व्युत्पत्ति मोर्स से हुई है और मोर्स का अर्थ भी होता है प्रचलन और रीति। तो आइए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसके परिभाषा में ये चीज आ गया तो आगे चलते हैं। रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज, प्रचलन या आदत, प्रचलन या आदत, प्रचलन या आदत, आदत मनुष्य के वैसे कर्म हैं, मनुष्य के वैसे कर्म हैं, मनुष्य के वैसे कर्म हैं। रीति रिवाज, प्रचलन या आदत मनुष्य के वैसे कर्म हैं जिनका उसे अभ्यास हो गया है, जिनका उन्हें अभ्यास हो गया है, उन्हें अभ्यास हो गया है, जिनका उन्हें अभ्यास हो गया है। तो इथिक्स ग्रीक भाषा इथिका से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या आदत। और इसे साइंस या मोरलिटी भी कहा जाता है। और ये मोरलिटी शब्द का भी अर्थ की उत्पत्ति मोर्स से हुई है। मोर्स का अर्थ भी होता है रीति रिवाज और प्रचलन। वही रीति रिवाज, प्रचलन या आदत मनुष्य के वैसे कर्म है जिनका उन्हें अभ्यास हो गया है। मतलब ऐसी आदत जो मनुष्य स्वभावतः करते रहता है। ये सब मनुष्य के अभ्यास जन्य आचरण है। जो रीति रिवाज और आदत ये सब मनुष्य के अभ्यास जन आदत हैं। अभ्यास जन आदत हैं। अभ्यास जन आदत हैं। अभ्यास जन आदत है। मनुष्य की ऐच्छिक अभ्यास जन आचरण है। अभ्यास जन आचरण है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं को ही, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को ही
क्रियाओं को ही आचरण कहा गया है। समझने की बात है, समझिए। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को आचरण कहा गया है, आचरण कहा गया है, आचरण कहा गया है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को आचरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में कंडक्ट कहते हैं, CONDUCT, कंडक्ट कहते हैं। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को आचरण कहा गया है और अंग्रेजी में इसे कंडक्ट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कंडक्ट कहा जाता है। ये तो क्रियाएं विश्व वैसी क्रियाएं, ये तो क्रियाएं विश्व के सभी पदार्थ जीव और निर्जीव में होती है। ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं विश्व के सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव, सजीव या निर्जीव सभी वस्तुओं में होती है, सभी वस्तुओं में होती है, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में होती है। परिभाषा में आप देखिए, नीतिसार एथिक्स ग्रीक भाषा इथिका से उत्पन्न हुआ है। इथिका का मतलब होता है आदर्श, प्रचलन और रीति और रिवाज, और इसे साइंस और मोरलिटी भी कहा जाता है। मोरलिटी शब्द मोर शब्द से हुई है। मोर का भी अर्थ होता है रीति रिवाज, आदत। तो मनुष्य के वैसे कर्म जिनका उन्हें अभ्यास हो गया है, उन्हें रीति रिवाज या आदत कहते हैं। मनुष्य के अभ्यास जन आचरण, मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाओं को ही, मनुष्य के अभ्यास जन आचरण, जो अभ्यास करते हुए उसका आचरण बन गया है, वो मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को ही आचरण कहा गया है। तो इसे अंग्रेजी में कंडक्ट भी कहते हैं। ये सभी क्रियाएं विश्व के सजीव और निर्जीव सभी में होती है। तो आगे आइए, विश्व के ये जो है, विश्व में जो सजीव हो चाहे निर्जीव हैं, उनमें जो अभ्यास हो गया है, वही क्रियाएं बार बार होती रहती हैं, उन्हें आदत कहते हैं, उन्हें आचरण कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पर सभी को जितना जो है सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं, सभी सजीव व निर्जीव, सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ, सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ जो है आचरण नहीं, पदार्थ की क्रियाएं आचरण में नहीं गिनी जाएंगी। आचरण में उनकी गिनती नहीं होती है, उनकी गिनती नहीं होती है, गिनती नहीं होती है, उनकी गिनती नहीं होती है। ये तो जिन्हें किसी वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं, वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं, वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं। वैसी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य बहुत क्रिया करता है, लेकिन वैसी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं जिन्हें किसी संकल्प या इच्छा से किया गया हो, जिन्हें किसी संकल्प या इच्छा से किया जाता हो, जिन्हें किसी संकल्प या इच्छा से किया जाता हो। बिना संकल्प या इच्छा के जो क्रियाएं होती हैं वो आचरण नहीं कहा जाता है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि मनुष्य की वो क्रियाएं आचरण कही जाती हैं जो इच्छा और संकल्प से होती हैं। तो इच्छा और संकल्प से जो क्रियाएं निष्पादित होती हैं उन्हें आचरण कहा जाता है। मनुष्य की सभी क्रियाएं ठीक नहीं होती है, और मनुष्य की जितनी क्रिया होती है, मनुष्य की जितनी क्रियाएं होती हैं वह जो है ऐच्छिक नहीं होती है।
मनुष्य की जितनी क्रियाएं होती हैं, जितनी क्रियाएं मनुष्य की जितनी क्रियाएं होती हैं, मनुष्य की जितनी क्रियाएं होती हैं, उन्हें सबको आचरण नहीं कहते हैं, आचरण नहीं कहते हैं, आचरण नहीं कहते हैं, आचरण नहीं कहते हैं। मनुष्य की सभी क्रियाएं ठीक नहीं होती हैं, तो मनुष्य की सभी क्रियाएं होती हैं, उन्हें सबको आचरण नहीं कहते हैं। और मनुष्य की सभी क्रियाएं और मनुष्य की सभी क्रियाएं ऐच्छिक भी नहीं होती हैं, ऐच्छिक भी नहीं होती हैं। मनुष्य की सभी क्रियाएं ऐच्छिक भी नहीं होती हैं। तो इसमें जैसे देख लीजिए, छींकना ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, स्वतः होता है। सांस लेना आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, यह स्वतः होगा, स्वतः बंद हो जाएगा। आदि ये आपकी इच्छा से थोड़े हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। आदि तो नीति शास्त्र इथिक्स का संबंध ऐच्छिक क्रिया या आचरण से। इसीलिए मनुष्य की जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत, मनुष्य की नीति शास्त्र के अंतर्गत, इसलिए मनुष्य की नीति शास्त्र के अंतर्गत ऐच्छिक क्रियाएं ही आचरण कही जाती हैं, आचरण कही जाती हैं। तो समझ में आ गया? जो ऐच्छिक होती हैं, जो इच्छा के अनुसार होता है और वही आप काम करते हैं, तो वह जो है आचरण कही जाएंगी। और जो बिना इच्छा के होती हैं तो वह आचरण के मतलब कैटेगरी में नहीं गिनी जाती हैं। तो आप समझ गए, मनुष्य की जितनी क्रियाएं होती हैं उन्हें सबको आचरण नहीं कहते हैं, और मनुष्य को सभी क्रियाएं ऐच्छिक भी नहीं होती है। जैसे छींकना, सांस लेना इच्छा के अनुसार नहीं है, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। आज इसीलिए मनुष्य की नीति शास्त्र के अंतर्गत ऐच्छिक क्रियाएं ही आचरण कही जाती है। बात को समझिएगा, जो इच्छा के अनुसार क्रिया होगा वही आचरण है, जो इच्छा के अनुसार जो क्रिया होगा वही क्रिया आचरण है, और जो बिना इच्छा की क्रिया आप निष्पादित करते हैं वो आचरण में नहीं आती है। तो अगर पूछ दिया जाए आईएएस के परीक्षा में, आचरण का अर्थ बताते हुए बताइए एक जिला पदाधिकारी को नीति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए कि नहीं, तो आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। अगर यही पूछ दे कि प्रश्न पूछ दे आईएएस में, प्रश्न पूछ दे कि आचरण का अर्थ बताते हुए, आचरण का अर्थ बताते हुए यह समीक्षा करें कि जिला पदाधिकारी को आचरण की आवश्यकता है कि नहीं। आचरण का अर्थ बताते हुए यह समीक्षा करें कि जिला पदाधिकारी को आचरण युक्त क्रियाओं की आवश्यकता है कि नहीं। आचरण युक्त क्रियाओं की आवश्यकता है कि नहीं, इसी सवाल लिखना है। तो जब तक आप ब्रीफ नहीं पढ़े रहिएगा तब क्या लिखिएगा, उल्टा पुल्टा लिख के आइएगा, नंबर मिलेगा ही नहीं। यहाँ आचरण का अर्थ एक लाइन में लिख दीजिए कि इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होती है उन्हें आचरण कहते हैं। इसीलिए
जिला पदाधिकारी अपने इच्छा के अनुसार ही जो है कोई डिसीजन लेता है, और जब इच्छा के अनुसार डिसीजन नहीं लेगा तो जिला में कहीं भी लाइन ऑर्डर की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, किसी भी तरह की समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए एक जिला पदाधिकारी को चाहिए कि अपने आचरण के अनुसार ही निर्णय लें, और एक जिला पदाधिकारी को इसीलिए आचरण के अनुसार क्रियाओं का निष्पादन अपेक्षित है या आवश्यक है। बस इतना लिखने दीजिए। आपको 10 नंबर है, 8 नंबर भी मिल जाएगा, 9 नंबर भी देने वाला दे देगा, आपका मेरिट हाई हो जाएगा। तो आइए, इतना आप आचरण के विषय में जान गए कि अब आइए, आचरण का भी अध्ययन 2 दृष्टियों से संभव है। आचरण का भी अध्ययन 2 दृष्टियों से संभव है। आचरण का भी अध्ययन 2 दृष्टियों से संभव है। एक तो यह कि मनुष्य का आचरण कैसा होता है। एक तो मनुष्य का आचरण कैसा होता है। मनुष्य का आचरण कैसा होता है। मनुष्य का आचरण कैसा होता है। कैसे हम कोई काम करते हैं। कैसे हम कोई कार्य करते हैं। कैसे हम कोई कार्य करते हैं। दूसरे दृष्टि से कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। दूसरे दृष्टि से कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। हमारा कौन सा आचरण उचित है। हमारा कौन सा आचरण उचित है। कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। नीति शास्त्र का संबंध आचरण के औचित्य और अनौचित्य से है। नीति शास्त्र का संबंध आचरण के औचित्य और अनौचित्य से है। मनुष्य का आचरण, हमारा कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित है। नीति शास्त्र का संबंध आचरण के औचित्य और अनौचित्य से है। तो आप बताएं, आचरण का भी अध्ययन 2 दृष्टियों से संभव है। पहला दृष्टि है कि मनुष्य का आचरण कैसा होता है। मनुष्य का आचरण कैसा होता है। और दूसरा, हम कोई कार्य करते हैं तो दूसरे दृष्टि से कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। पहला कि कैसा होता है और आचरण कैसा होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण अनुचित है। नीति शास्त्र का संबंध आचरण के औचित्य और अनौचित्य से है। अगर पूछ दे नीति शास्त्र किसे कहते हैं, आचरण से इसका क्या संबंध है, 150 शब्दों में लिखिए, तो आप यहाँ फेल कर जाइएगा और लिख नहीं पाइएगा। कहिए किताब में कहाँ है, गाइड में कहाँ है, लेकिन जब यहाँ समझे रहिएगा तो आप लिख सकते हैं कि नीति शास्त्र किसे कहते हैं। तो नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं। एथिक्स जो है इथिका ग्रीक भाषा से बना है और इथिका
इथिका जो है को साइंस ऑफ मोरलिटी कहते हैं, और इस मोरलिटी को का व्युत्पत्ति मोर शब्द से हुई है। मोर का अर्थ होता है जो है आदत, प्रचलन, रीति, रीति रिवाज। तो आदत, प्रचलन, रीति रिवाज, तो ये सब आदत, प्रचलन, रीति रिवाज सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इसलिए नीति शास्त्र का संबंध आचरण से घनिष्ठ है। अगर आचरण से इसका संबंध नहीं है तो नीति शास्त्र फेल कर जाएगा। इसलिए नीति शास्त्र का संबंध आचरण से है। तो एक अच्छे प्रशासक के लिए आचरण को ध्यान में रखते हुए, नीति शास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चलाना चाहिए। उसका प्रशासन अच्छे तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये नीति शास्त्र का जो है अर्थ क्या है, और नीति शास्त्र का जो है नीति शास्त्र का आचरण से क्या संबंध है, और इसके संबंध की क्या पहचान है, और इसके संबंध के क्या गुण है। नीति शास्त्र के आचरण से संबंधों के गुणों की व्याख्या करिएगा तो आप रट के नहीं लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। रट के जिंदगी में आप 4 नंबर नीति शास्त्र में नहीं पाइएगा, और समझ के लिखिएगा तो 99% भी एथिक्स में नंबर ला दीजिएगा, जो आपके कलेक्टर के चयन में सहायक होगा। अब आइए, तो नीति शास्त्र का संबंध आचरण के उचित और अनुचित से है। यही नीति शास्त्र की समस्या है। यही नीति शास्त्र की समस्या है। यही नीति शास्त्र की समस्या है। अगर पूछ दे नीति शास्त्र किसे कहते हैं, नीति शास्त्र की समस्या पर प्रकाश डालिए। एक नीति शास्त्र की समस्या पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि नीति शास्त्र की समस्याओं के आधार पर कैसे एक जिला पदाधिकारी, एक पुलिस अधीक्षक अपने जिले में अपने सामने आने वाले समस्याओं का निदान कर सकता है। तो जब तक हम नीति शास्त्र नहीं जानिएगा, उसकी समस्या नहीं जानिएगा, तो जिले की भी समस्या आप नहीं समझ सकते हैं। तो जब नहीं समझिएगा तो आप कलेक्टर एसपी बनकर भी फेल हो जाइएगा। इसीलिए नीति शास्त्र की यही समस्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब नीति शास्त्र की समस्या है। आइए आगे चलते हैं। कर्मों के औचित्य, कर्मों के औचित्य, जो आदमी कर्म करता है तो कर्मों के औचित्य, अनौचित्य, कर्मों के औचित्य, अनौचित्य, कर्मों के औचित्य, अनौचित्य को परखने के लिए कोई नियम आवश्यक है। कर्मों के औचित्य अनौचित्य को परखने के लिए कोई नियम आवश्यक है। कोई नियम आवश्यक है। कोई नियम आवश्यक है। बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मापदंड के, मापदंड माने नियम होता है, मापदंड माने नियम, बिना किसी नियम के यह कैसे जाना जा सकता है, यह कैसे जाना जा सकता है, यह कैसे जाना जा सकता है कि अमुक कर्म कैसा है, कि अमुक कर्म कैसा है, अमुक कर्म कैसा है। बिना किसी नियम के किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन संभव नहीं है। बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मापदंड के किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन संभव नहीं है। बिना किसी मापदंड के किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन संभव नहीं है।
किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को, किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को, किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को, किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को जब हम मापने लगते हैं, जब हम मापने लगते हैं तो सुंदरता के आदर्श को ही हमारी अवधारणा उससे उसकी तुलना करते हैं। तो सुंदरता के आदर्श को, सुंदरता के आदर्श की जो हमारी अवधारणा है, सुंदरता के आदर्श की जो हमारी अवधारणा है, सुंदरता की आदर्श की जो हमारी अवधारणा है, उससे उसकी तुलना करते हैं, उससे उसकी तुलना करते हैं। तो आइए, कर्मों के औचित्य अनौचित्य को परखने के लिए कोई नियम आवश्यक है। तो नियम आवश्यक है, तो बिना किसी मापदंड के, चाहे बिना किसी नियम के, कैसे आप जान सकते हैं कि अमुक कर्म जो है कैसा है? अब बिना किसी मापदंड के किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ के सौंदर्य को जब हम मापने लगते हैं तो सुंदरता के आदर्श की जो हमारी अवधारणा है उससे उसकी तुलना करते हैं। आप एक कलेक्टर हो गए, आपके एरिया में कहीं मर्डर हो गया, तो आपके एरिया में मर्डर हो गया तो असुंदरता का कार्य करने वाले व्यक्ति को परखिएगा कि ये असुंदर कार्य करने वाला है कि सुंदर कार्य करने वाला है। तो सुंदर कार्य करने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? जब आप नीति शास्त्र पढ़े रहिएगा तभी। तो सुंदर वाले व्यक्ति को आप छोड़ दीजिएगा और असुंदर बैड काम करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करवाने का आदेश दीजिएगा। इसीलिए सिविल सर्विस में आईएएस की परीक्षा में नीति शास्त्र को एक प्रशासक या कुशल प्रशासक बनने के लिए पढ़ना आवश्यक हो गया है। तो अगर पूछ दे कि जो है कि कर्मों की औचित्य और अनौचित्य किस वर्ग श्रेणी में आते हैं, नीति शास्त्र के किस श्रेणी में कर्मों के औचित्य और अनौचित्य आते हैं। एक जिला पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के पद पर निर्वहन करने के दौरान औचित्य अनौचित्य जिला पदाधिकारी की कितनी सहायता करेंगे, इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। तो आप जो औचित्य अनौचित्य और नीति शास्त्र के साथ का संबंध नहीं जानिएगा तो इसे सवाल को कभी लिख नहीं सकते हैं और न यह सवाल किसी किताब में मिलेगा। इसलिए इसको समझिए और समझने के बाद ही अपना लिखिए। तो आप इस पर जो है सवाल को पूरा कर लेंगे। आपका चयन एसपी और कलेक्टर में होना जरूर हो जाए। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि आप बताइए, आप परीक्षा पास करके यहां तक आए हैं तो आप का इंटरव्यू देना औचित्य है कि अनौचित्य है, नीति शास्त्र के खिलाफ है कि नीति शास्त्र के पक्ष में है, आप बताइए हमको। यही पूछ दे इंटरव्यू में तो आप फौरन कहिए कि मैं परीक्षा दे के आया हूं, इसीलिए मेरा इंटरव्यू देना नीति शास्त्र के पक्ष में है। श्रीमान जी, इतने ही मैं जानता हूं। बस आपको कहेगा तब आगे बढ़ाएगा सवाल। तो क्या आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो नीति शास्त्र का आप प्रयोग कहां तक कर सकते हैं? तो आपको कहना पड़ेगा अगर नीति शास्त्र के अनुसार हम अपने कार्यों को नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ मापदंड लग जाएंगे, मापदंडों का आरोप लग जाएगा और मुझे आरोप का स्पष्टीकरण देना होगा। इसीलिए नीति शास्त्र के मापदंड के अनुसार एक कलेक्टर को काम करना बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है। अब आइए आगे चलते हैं। यदि वह पदार्थ और उस मानसिक तस्वीर के अनुकूल होता है, यदि वह पदार्थ
उस मानसिक यदि वह पदार्थ उस मानसिक तस्वीर के अनुकूल होता है, यदि वह पदार्थ उस मानसिक तस्वीर के अनुकूल होता है तो उसे सुंदर कहते हैं। अनुकूल होता है तो उसे सुंदर कहते हैं। और यदि विपरीत तो कुरूप कहते हैं। और यदि विपरीत है तो उसे कुरूप कहते हैं। यदि वह पदार्थ, जिस पदार्थ का मापदंड करने जाते हैं तो नियम के अनुसार पदार्थ उस मानसिक तस्वीर के अनुकूल होता है, जिस इच्छा से उसको आप देखना चाहते हैं और वही चीज वो दिखता है तो सुंदर है, और किसी इच्छा से उसको देख रहे हैं उस इच्छा से वो नहीं मिलता तो कुरूप हो गया। यही है नीति शास्त्र का जो है आचरण से और मानसिकता से संबंध। सौंदर्य मापने में हमें सौंदर्य संबंधी आदर्श, सौंदर्य को मापने के लिए हमें सौंदर्य संबंधी मापदंड सौंदर्य को मापने के लिए हमें सौंदर्य संबंधी मापदंड की आवश्यकता होती है। उसी पर मनो यदि कोई व्यक्ति किसी अपने दिमाग में बैठा ले कि वह व्यक्ति ऐसे रहेगा तो सुंदर है, अगर ऐसे नहीं रहेगा तो कुरूप है। अगर आप देख रहे हैं उन सब विशेषताओं को तो उसे सुंदर मान लेंगे, और उन विशेषताओं को नहीं देखेंगे, उन नियमों को नहीं देखेंगे तो वह कुरूप हो जाएगी आपके या किसी के भी देखने में। उसी प्रकार जिस तरह से सुंदरता के नियमों के आधार पर किसी वस्तु को देखेंगे, अगर उस नियम के अनुकूल वह वस्तु उतरेगी तो वह सुंदर है, अगर वह वस्तु उस नियमों के अनुकूल नहीं उतरेगी तो वह कुरूप है। ठीक उसी प्रकार कर्मों के औचित्य अनुचित को मापने के लिए कर्मों के औचित्य और अनौचित्य को मापने के लिए एक नैतिक मापदंड आदर्श या नियम की आवश्यकता है। जिसे तुलना करके कहा जा सके, यह कहा जा सके, एक नियमों की तुलना कर यह कहा जा सके कि वास्तव में कौन सा कर्म उचित है या कौन उचित है। कहा जा सके कि कौन सा कर्म उचित है, और कौन सा कर्म अनुचित है।
जिस तरह से सौंदर्यता के जो नियम है, अगर उस नियम के अनुसार कोई पदार्थ दिखता है तो वो सुंदर है, नहीं कुरूप है। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के कर्म अगर अनौचित है, कर्मों के औचित्य और अनुचितता को मापने के लिए जो नैतिक मापदंड या आदर्श या नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार वो व्यक्ति का कर्म मिलता है तो वह कर्म उचित होता है। अगर उस नियम और आदर्श के अनुसार उस व्यक्ति का कर्म नहीं मिलता है तो वह अनुचित होता है। ये तो सभी तो ये नीति शास्त्र के अंतर्गत उचित और अनुचित, सुंदर और कुरूप, ये सब नैतिक नियमों के नीति शास्त्र के ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तो सभी मनुष्यों के उचित अनुचित का निर्णय कर लेते हैं। ये तो सभी मनुष्यों के उचित और अनुचित नियमों के द्वारा उचित और अनुचित नियमों के द्वारा निर्णय कर लेते हैं, पर उन्हें उस नैतिक आदर्श का पता नहीं रहता। पर उन्हें नैतिक आदर्श का पता नहीं लग पाता। जिसे तुलना करके उन्हें निर्णय किया जा, जिसे उन्हें तुलना कर निर्णय किया जा सके, या वे उस नैतिक आदर्श की विवेचना नहीं कर पाते, या वे उन नैतिक आदर्श की विवेचना नहीं कर पाते। इसलिए मनोनैतिक आदर्श क्या है, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो नैतिकता, मोरलिटी क्या है और उसके मापदंड क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी विवेचना नहीं कर पाते। इसीलिए अच्छे और बुरे का पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए कलेक्टर को जरूरी है कि नैतिक नियमों, नैतिक आदर्शों को पढ़ें और कलेक्टर बन करके जा करके अपने फील्ड में, अपने जिले में, अपने अनुमंडल में आप जा करके नैतिक नियमों का भी प्रयोग करेंगे तो सही और बुरे के आधार पर आप सही व्यवस्था चला सकते हैं। वरना अगर नीति शास्त्र को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ जा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस मंजिल को पाना है तो नीति शास्त्र को भी बढ़िया से पढ़िए, ताकि यहाँ चले जाइए तो उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से करिए। अब आइए आपको बताते हैं कि नीति शास्त्र का लक्ष्य इस प्रकार, जितना बता दिए हैं। अतः इस प्रकार नीति शास्त्र का लक्ष्य जीवन का वास्तविक आदर्श आइडिया, जीवन का वास्तविक आइडिया, आइडियल है, आइडियल
यानी आदर्श, जीवन का वास्तविक आदर्श आइडियल क्या है, जीवन का वास्तविक आदर्श आइडियल क्या है, या आचरण का नियम मापदंड क्या है, या आचरण का नियम और मापदंड क्या है। अतः इस प्रकार नीति शास्त्र का लक्ष्य जीवन का वास्तविक आइडियल आदर्श क्या है, या आचरण का नियम और मापदंड क्या है, इसकी मीमांसा करना, इसकी मीमांसा यानी विवेचना करना। मीमांसा माने होता विवेचना, इसकी विवेचना करना, इसकी विवेचना करना। नीति शास्त्र को इसीलिए करना, नीति शास्त्र को इसीलिए, नीति शास्त्र को इसीलिए, नीति शास्त्र को इसीलिए उचित आचरण, राइट कंडक्ट, नीति शास्त्र को इसीलिए उचित राइट कंडक्ट, RIGST राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट या आचरण के आदर्श, या आचरण के आदर्श, आचरण के आदर्श, आचरण के आदर्श आइडियल इन कंडक्ट का विज्ञान कहा गया है। आदर्श में आइडियल इन कंडक्ट, आइडियल इन कंडक्ट, आइडियल इन कंडक्ट, आइडियल इन कंडक्ट आदर्श का विज्ञान कहा जाता है। आदर्श का विज्ञान कहा जाता है, आदर्श का विज्ञान कहा जाता है। इसीलिए नीति शास्त्र को आदर्श, ये आइडियल कंडक्ट, आदर्श का विज्ञान कहा जाता है। यानी अतः इस प्रकार नीति शास्त्र का लक्ष्य जो है जीवन का वास्तविक आइडियल आदर्श क्या है और आचरण का नियम और मापदंड क्या है, इसकी मीमांसा विवेचना करना। तो नीति शास्त्र को इसीलिए उचित राइट कंडक्ट या आचरण के आदर्श, आइडियल आदर्श का जो है विज्ञान कहा जाता है। नीति शास्त्र को क्या कहा जाता है, अगर पूछ दे, समीक्षा कीजिए कि नीति शास्त्र एक आइडियल कंडक्ट है या जो है आइडियल कंडक्ट है, इसकी समीक्षा करें। तो यहां से भी सवाल बना सकता है। आप कहेगा बताइए नीति शास्त्र विज्ञान, कहेगा कि नीति शास्त्र जो है आइडियल कंडक्ट है या आइडियल कंडक्ट का विज्ञान है, आदर्श का विज्ञान है, इसकी समीक्षा करें, तभी आप फंस जाइएगा। आप जो है आदर्श का विज्ञान कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको एक पन्ना में लिखना है। अगर नहीं लिख पाइएगा तो नीति शास्त्र का सवाल जो है आपका छूट जाएगा, तो आपका 10-15 नंबर कम हो जाएगा, तो आप मेरिट में नहीं आइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कहिएगा कहाँ गड़बड़ी है, इसलिए इसको समझिए। आइडियल इन कंडक्ट नीति शास्त्र का विज्ञान कहा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे आपको ये पढ़ना है परिभाषा में कि मनुष्य का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर है। मनुष्य का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर है, चरित्र पर निर्भर है, मनुष्य का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर है। जैसा चरित्र वैसा ही मनुष्य का आचरण होता है। जैसा चरित्र वैसा मनुष्य का आचरण होता है। जैसा मनुष्य का चरित्र होता है वैसा मनुष्य का आचरण होता है। तो चरित्र और आचरण को आपको समझना होगा।
चरित्र मनुष्य के संकल्प करने के अभ्यास को कहा जाता है। चरित्र मनुष्य के संकल्प के अभ्यास को कहा जाता है। संकल्प के अभ्यास को कहा जाता है। चरित्र मनुष्य के संकल्प के अभ्यास को कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, सम्यक दृष्टि माने अच्छी तरह से सभी पदार्थों का ख्याल रखना या देखना या अष्टांगी के 4 आर्षद को समझना। तो इसी को बार बार अभ्यास करना जो है अच्छा चरित्र है। आया उसको दरकिनार कर दीजिए तो अच्छा चरित्र नहीं होगा, तो आपका आचरण भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चरित्र मनुष्य के संकल्प के अभ्यास को हैबिट ऑफ विल को कहा जाता है। हैबिट ऑफ विल को कहा जाता है। हैबिट ऑफ विल को कहा जाता है। जैसे हैबिट ऑफ विल, जैसे हमको फ्री में आप लोगों को IAS का पाठ्यक्रम पढ़ाने का संकल्प है, तो हम बार बार आपको अपना हैबिट करते हैं, आदत डालते हैं कि अच्छा चीज न छूटे। हर एंगल से आपको फ्री में पढ़ाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। आप किसी भी किताब को पढ़ने के लिए दिल्ली में जाइएगा और 50,000 1 लाख रुपया दे करके तब वहाँ पढ़ना शुरू करिएगा। और मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यही मेरा चरित्र है। और जब मेरा चरित्र बन जाएगा तो मेरा आचरण भी ठीक हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमेशा अच्छी चीजों को बार बार जो है हैबिट में लाना चाहिए, इच्छाओं को। और वही इच्छा जब बार बार हैबिट में आएगा तो वही आचरण हो जाएगा। तब समझिए। आइए आगे चलते हैं। चरित्र के कारण ही मानव समान परिस्थिति में दो मनुष्यों का 2 प्रकार आचरण हो जाता है। चरित्र के कारण ही एक परिस्थिति में दो मनुष्यों का अलग अलग चरित्र हो जाएगा। अलग अलग चरित्र हो जाएगा। चरित्र के कारण ही एक परिस्थिति में 2 मनुष्यों का अलग अलग हैबिट भी को कहा जाता है। चरित्र के कारण ही एक ही परिस्थिति में 2 मनुष्यों का अलग अलग आचरण हो जाएगा। मान लीजिए कि एक शिक्षक ने वर्षा के समय दो विद्यार्थी को अपने पास बुलाते हैं। एक विद्यार्थी गुरु के पास भीगते हुए चला आता है। दूसरा विद्यार्थी नहीं आता है। दूसरा विद्यार्थी नहीं आता है। पहला विद्यार्थी का चरित्र अलग है, उत्तम है। दूसरा विद्यार्थी का चरित्र
दूसरे विद्यार्थी का चरित्र निम्न है। तो आप समझ गए कि चरित्र के आधार पर ही आचरण का निर्माण होता है। तो चरित्र कब बनता है? जब जो है आपका कंडक्ट या जो संकल्प है, संकल्प के अनुसार बार बार आप अभ्यास करिएगा तो चरित्र अच्छा होगा और उसी चरित्र पर आचरण का जन्म होगा। जैसे पहला 2 विद्यार्थी थे, गुरु जी ने बुलाया कि बारिश हो रही है फिर भी आओ, तुमको पढ़ाना है। लेकिन एक विद्यार्थी चला जाता है, तो वह आया तो उसके दिमाग में संकल्प है कि पढ़ना है, भी पानी बरसे या कुछ बरसे हम जाएंगे पढ़ेंगे, तो उसका चरित्र का निर्माण हो गया और वह अच्छा आचरण भी बन गया। दूसरा विद्यार्थी कहता है भीग के कौन पढ़ेगा, उसका चरित्र निम्न हो गया, वह आगे नहीं बढ़ा, उसका आचरण भी खराब हो गया। तो यही चरित्र और आचरण में इतना संबंध और इतना अंतर है। तो बुरे कर्म कलुषित चरित्र वाले करते हैं। तो बुरे कर्म जो है इस प्रकार, एक ने बुरा कर्म किया और एक ने अच्छा कर्म किया। तो जो अच्छा कर्म किया, जो अच्छा कर्म करते हैं वो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं। अच्छा कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले उत्तम आचरण के होते हैं, उत्तम आचरण के होते हैं, उत्तम आचरण के होते हैं। और कलुषित विचार रखने वाले, कलुषित विचार करने वाले निम्न चरित्र के होते हैं, निम्न चरित्र के होते हैं, निम्न चरित्र के होते हैं। इसलिए नित्शास्त्र को उचित आचरण का विज्ञान कहा गया है। चरित्र आचरण संबंध वृक्ष की जड़ और उसके फल के समान संबंध। कहने का मतलब यह है, इसलिए इन्हीं सबों के आधार पर जो मैंने लेक्चर दिया है, नीति शास्त्र को चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है। नीति शास्त्र को चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है, चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है। तो आइए, अब आप समझ गए कि चरित्र क्या है और आचरण क्या है और चरित्र का विज्ञान नीति शास्त्र को क्यों कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। आपको सारांश में बताते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र वह विज्ञान है, नीति शास्त्र वह विज्ञान है, जिसमें मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा होती है। मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा होती है। नीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा होती है, जिससे मनुष्य का जिसे मनुष्य का कर्तव्य और उसके कर्मों के औचित्य अनौचित्य का और उसके कर्मों के औचित्य और अनौचित्य का ठीक निर्माण किया जा सकता है कि औचित्य अनौचित्य का
ठीक ठीक निर्माण किया जा सकता है, ठीक ठीक निर्माण किया जा सकता है। यानी नीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव आचरण के आदर्श की मीमांसा होती है, जिसे मनुष्य का कर्तव्य और उसके कर्मों का औचित्य और अनौचित्य का ठीक ठीक निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि आचरण का आधार चरित्र है, इसलिए चरित्र विज्ञान भी है, इसलिए इसे चरित्र विज्ञान भी कहा जा सकता है, चरित्र विज्ञान, इसलिए इसे चरित्र विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, कल दूसरा वीडियो नीति शास्त्र होगा। धन्यवाद।